हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज से एक शुरुआत करते हैं। बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर सेट पेपर लाएंगे डेली 20 से 25 मिनट का रहेगा। 20-25 मिनट में जितना प्रश्न हो जाए करेंगे, और एक प्रश्न के जितने भी ऑप्शंस होंगे सभी पर हम लोग काम करेंगे। और आशा करते हैं 4 से 5 सेट होते होते आपका जितना भी पढ़ा हुआ है, प्रीवियस जो भी आप पढ़े हैं वो सब रिवीजन में आ जाएगा। और कहीं भी कोई फॉल्ट लगे तो आप हमें बताइएगा, हम उसमें सुधार करेंगे। तो पहला प्रश्न पे आते हैं। कहता है शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है? ऑप्शन ए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बी परिवर्तित नहीं होता है, सी काफ़ी हद तक कम हो जाता है, डी लगातार बदलती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप लोग देखते होंगे शॉर्ट सर्किट के समय धारा का मान बढ़ जाने के कारण तार, फ्रिज, टीवी वगैरह जल जाते हैं। अगला प्रश्न है। कहता है ऑस्ट्रेलिया का महान प्रवाल भित्ति, अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, किस तट के समांतर है? ऑप्शन ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूरब, डी पश्चिम। किस तट के समांतर है? तो जो ऑस्ट्रेलिया का महान प्रवाल भित्ति है वो है पूर्वी तट के समांतर। किस तट के समांतर? पूर्वी तट के समांतर। आप लोग का सही हुआ। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए इस पर हम एक चर्चा कर लेते हैं एक नज़र। तो हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट आया था। सबसे पहले कौन आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट आया था सबसे पहले 1773 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट आने पर सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नियुक्त किया गया था, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। उसके बाद आया था 1813 का चार्टर एक्ट। इसके तहत ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति दी गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। देखिए भाई साहब, जो भी पॉइंट बता रहे हैं सब आगे कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। उसके बाद आया था 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, मतलब बंगाल भर जो सीमित था उसको पूरा भारत में लागू कर दिया। तो इससे दो प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला कि प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। जबकि पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था जी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। के दो प्रश्न याद रखिएगा, एक प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ भारत, है ना। इन दोनों को याद रखेंगे। एक में बंगाल वाले में कौन है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, और इंडिया वाले में लॉर्ड विलियम बेंटिक। कोई दिक्कत? याद हो गया। चलिए आगे कहता है कौन सा तापीय संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है? तो देखना है। कहता है कोरबा उत्तर प्रदेश में है। कोरबा क्या उत्तर प्रदेश में है? नहीं भाई साहब, कोरबा एल्युमिनियम उद्योग के लिए है। ये आपका है छत्तीसगढ़ में। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। रामागुंडम तापीय ऊर्जा संयंत्र है आपका तेलंगाना में। ये तमिलनाडु में नहीं है, तेलंगाना में। तालचर भारी जल के लिए फेमस है। तालचर है उड़ीसा में, ओ से उड़ीसा। कावस गुजरात में। क्या कावस गुजरात में है? बिल्कुल सही है, कावस गुजरात में। चलिए अगला कहता है जलेपजा दर्रा स्थित है। देखिए जलेपजा दर्रा स्थित कहाँ है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? इसका सही उत्तर है जो आप लोग दिए हैं, जलेपजा है सिक्किम में। सिक्किम में दो दर्रे हैं। एक है जलेपजा और एक है नाथुला। जलेपजा और नाथुला, इसको कैसे याद रखेंगे? जब आप सिक्किम को भारत के मैप पे देखेंगे तो नाक जैसा दिखेगा, खड़ा जैसे नाक खड़ा है ना जी फेस पे, वैसे ही सिक्किम दिखेगा खड़ा। तो नाक जैसा है तो नाक से ट्रिक बनाएंगे, नाक जल गया। तो नाक जल गया, ना से नाथुला, जल से जलेपजा, तो हुआ जलेपजा और नाथुला। कहाँ है? सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में कुछ दर्रे हैं, उसका नाम आपको याद कर देते हैं। वो है दीफू, यांगयाक और बोमडिला। दीफू, यांगयाक, बोमडिला। याद कैसे रखेंगे? देखिए अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है और पूरब में हम लोग दिया जलाते हैं, तो दिया से ट्रिक बनेगा, दी से दीफू, या से यांगयाक और एगो बोमडिला याद रखेंगे।
अगला कहता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं, लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। इसे ऐसे ही याद करेंगे, 4 बार बोलिए साथ में, लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना, लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। आप कोशिश कीजिए हमारे साथ बोलें, आपको याद हो जाएगा। अगला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी 3 दर्रे हैं। सबसे पहले शिव किला, बड़ा लाचला और रोहतांग। शिव किला, बड़ा लाचला, रोहतांग। रोहतांग दर्रा का नया नाम है अटल टनल। अभी अटल टनल बहुत न्यूज में रहा है, तो अटल टनल याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर हुआ? चलिए अगला है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण के दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से घुस के पार हो जाए दूसरे माध्यम में तो उस घटना को बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। दूसरा है परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर वापस लौट जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन बोलेंगे। अब बात रहा प्रकीर्णन का, तो प्रकीर्णन का मतलब होता है छितरा जाना। जब प्रकाश धूल कण पे पड़ के छितरा जाता है तो उसे हम लोग इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है? ये भी प्रश्न है। तो नीला का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है और सबसे कम प्रकीर्णन लाल का। इसीलिए लाल दूर से दिखता है, चूँकि प्रकीर्णन कम होता है, छितराव कम होता है। जब भाई साहब छितराव कम होगा तो दूर तक दिखेगा, है ना। तो ये हुआ प्रकीर्णन। अगला है ध्रुवन। ध्रुवन होता है जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन के साथ साथ थोड़ा इधर उधर होकर के भी चलती है ना, विभिन्न दिशाओं में बिखर करके, तो इस घटना को ध्रुवन बोलते हैं। ध्रुवन आप एग्जाम्पल है इसका चकाचौंध होना। चकाचौंध फील करते हैं रात में, लाइट पड़ता है तो ध्रुवन के कारण ही चकाचौंध फील करते हैं। चलिए क्लियर है। अगला बोलता है उद्देशिका यानी प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन है 41वां संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा, 46वां संविधान संशोधन द्वारा और 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संशोधन को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे लाया गया था। किसके सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान या लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि इसमें 59 प्रावधान जोड़े गए थे। 59, 60 है कम 59, इतना प्रावधान जोड़ दिया गया था। ये बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए इसको मिनी संविधान या लघु संविधान कहते हैं। इसके तहत एक काम किया गया था, वो था कि कार्यकाल था लोकसभा का वो 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता, अखंडता। 3 शब्द हुआ, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता या अखंडता। इसके साथ ही आप लोग जानते हैं मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। इसके बाद इम्पोर्टेंट हो जाता है 44वां संविधान संशोधन। तो 44वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन के बहुल को सुधारा गया था। अब वो बहुल क्या था? बहुल था कि जो लोकसभा के कार्यकाल को 5 साल से 6 साल कर दिया गया था, उसको वापस फिर 5 साल कर दिया गया। और भी बहुत सारे काम हुए थे, वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला कहता है GDKP, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट शब्द के खोजकर्ता कौन थे भाई साहब? उम्बेर्टो सुल्पासो, किमी राइकोनेन, एंड्रयू हैरिस, मरात सैफिन। तो इसका सही उत्तर कौन होगा? ए, उम्बेर्टो सुल्पासो। उम्बेर्टो सुल्पासो प्रोफेसर थे कैलिफोर्निया के। चलिए अगला आएंगे तो बात करेंगे, कहता निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम होता है? अभी डिस्कस किए थे। ऑप्शन है बैगनी, नीला, हरा और लाल। तो प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है? सबसे कम होता है लाल का, और नीला का सबसे अधिक होता है। नीला का क्या होता है? सबसे अधिक प्रकीर्णन, और लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चलिए अगला जो प्रश्न है आइए देखते हैं एक नज़र। हाँ, कहता है निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला एक संस्करण है? देखिए नाग का ही एक एडिशन है, नाग, है ना जी। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, वो जो टैंक उड़ाता है, तो उसका एक एडिशन है, वो है हेलिना। क्या है? हेलिना। चलिए अगला बोलता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावेरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग लगाए होंगे, प्रायद्वीपीय भारत देखिए किसको बोलते हैं? तो भारत का निचला भाग देखिए जो इस तरीके से है, हम फिगर बना दिए, इसी को बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। क्या होगा? गोदावरी। गोदावरी को दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन होगी? तो सबसे लंबी नदी गंगा है। अच्छा देखिए
दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? देखिए दक्षिणी गंगा तो बोलते हैं गोदावरी को, दक्षिणी गंगा या फिर बूढ़ी गंगा, गोदावरी को बोलेंगे, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं कावेरी को। ये दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं कावेरी को, ठीक है। नर्मदा के बारे में बात करते हैं तो नर्मदा और महानदी दो है ऑप्शन में। तो नर्मदा और महानदी दोनों नदियां अमरकंटक से निकलती है। एक बंगाल के खाड़ी में गिरती है, दूसरा अरब सागर में गिरती है। महानदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है और नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। चलिए अगला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 का क्वेश्चन है भाई साहब। तो उस समय का एक करंट अफेयर है, तो हम करंट अफेयर पर नहीं जा रहे हैं, सीधा सीधी कुछ क्वेश्चन इससे ले रहे हैं। आप बताइएगा, बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं बताइए जल्दी से। सही उत्तर होगा 29 अगस्त को। क्यों कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। 29 अगस्त को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर बोलते हैं, का जन्म हुआ था, ठीक है। और इसी 29 अगस्त को हर साल खेल दिवस के अवसर पे बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और भी बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। आगे देखेंगे खेल में, अभी इसको यहीं तक छोड़ते हैं। चलिए आगे है नमस्ते सालोम पत्रिका। नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो नमस्ते हिंदी का शब्द है तो भारत से होगा। सालोम सलाम से बना हुआ है और सालोम बना हुआ सलाम से, और सलाम मतलब हो गया मुस्लिम धर्म। और मुस्लिम धर्म ज़्यादा जिससे हमको मेरा दोस्ती है भारत का, वो कौन है? तो इजराइल। तो इजराइल देखिए, भारत इजराइल। चलिए आगे देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी? किसे दिया गया था? बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे दिया गया था? तो देखिए एक मुग़ल शासक था, उसका नाम था मोहम्मद शाह। क्या था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को क्या बोलते हैं? रंगीला बादशाह। तो मोहम्मद शाह ने शहादत खान को उपाधि दिया था बुरहान उल मुल्क का। किसने किसको दिया था? मोहम्मद शाह ने शहादत खान को बुरहान उल मुल्क का उपाधि दिया। मोहम्मद शाह को क्या कहते हैं? रंगीला बादशाह। दिक्कत। चलिए आगे कहता है निमारी एक नस्ल है। तो निमारी किसका नस्ल है भाई साहब? भेड़ का, बकरी का, गाय का या भैंस का? तो निमारी जो है वो है गाय का। आप लोग का सही गया, निमारी एक गाय का नस्ल है। चलिए एक भेड़ का एक नस्ल बताइए। तो भेड़ का एक नस्ल है मैरिनो, है ना। भेड़ का एक बहुत अच्छा नस्ल है मैरिनो, स्पेन में पाया जाता है। बकरी का एक नस्ल बताइए। तो बकरी का बहुत सा नस्ल है, उसमें से एक बढ़िया नस्ल है सिरोही। अब भैंस का एक नस्ल बताइए, सबसे आसान है मुर्रा। भैंस का एक नस्ल मुर्रा। चलिए कहता है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो भाई साहब मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नागालैंड, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है मिजोरम में। असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? असम में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा, मानस। काजीरंगा और मानस कहाँ है? असम में। कहता है भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन है? मतलब नियम बनाने वाला सबसे ऊंचा निकाय कौन है? संसद, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, कार्यपालिका। कौन है भाई साहब? संसद। आपका सही है। चलिए अगला कहता है भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया? देखिए मनाया या मनाया जाता है हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर, 25 जनवरी, 25 मार्च, 25 फरवरी। इसका सही उत्तर क्या होगा? 25 जनवरी। 25 जनवरी को एक दिवस और मनाते हैं, एक होता है और पर्यटक दिवस और मतदाता दिवस, दोनों मनाते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मतदाता दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। अगला कहता है एक ओम बराबर क्या होगा? एक ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बटे आधा एम्पियर, 1 वोल्ट बटे 2 एम्पियर। इस तरीके से ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखिए हम जानते हैं V बराबर क्या होता है भाई साहब? तो V बराबर होता है IR। क्या होता है V बराबर? IR। तो देखिए हम लिख लेते हैं V बराबर IR। तो ओम क्या है? ओम बराबर पूछा है रेजिस्टेंस। R बराबर क्या होगा? V बटे I। V मतलब वोल्ट, I मतलब एम्पियर। तो 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होगा, ऑप्शन ए। अगला कहता है राज्य विधायिका में धन विधेयक को
केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया था। देखिए राज्य विधायिका है, तो राज्य विधायिका किसको बोलते हैं, तो राज्य विधायिका बोलते हैं राज्य विधायिका बोलते हैं विधानसभा को, है ना, जो राज्य में होता है विधानसभा को बोलते हैं, राज्य विधायिका बोलते हैं विधानसभा को। तो कहता है कि किसके सिफारिश पे लाएंगे धन विधेयक राज्य विधायिका में, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या अध्यक्ष। तो सिफारिश किसका होगा राज्य में, राज्यपाल का होगा। ठीक है, ऐसे अगर सेंट्रल धन विधेयक की बात करें, ठीक है, जो लोकसभा और राज्यसभा में होता है, तो जो धन विधेयक होता है उसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 110 में है। धन विधेयक की चर्चा कहाँ है, आर्टिकल 110 में। धन विधेयक का एक नियम है कि वो केवल और केवल लोकसभा से ही प्रारंभ होगा। कहाँ से प्रारंभ होगा, लोकसभा से। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये 3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला कहता है कि के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पे हैं, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, सीबीआई के निदेशक या फिर आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो आपको बता दें जो अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल जो हैं वो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। क्या है, अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन तो ही हमारा सही होगा। सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल कौन है भाई साहब, अभी तुषार मेहता। सीबीआई के निदेशक कौन है, तो ऋषि कुमार शुक्ला। कौन है, ऋषि कुमार शुक्ला। चल देखिए हमको बताइएगा अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया गया है। ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने के लिए किस ऐप की शुरुआत की गई है। ऐसे तो वो करेंट है लेकिन अभी का नहीं है, 1 साल पुराना है, तो उस समय किया गया था शिक्षा वाणी का शुरुआत, इसको छोड़ सकते हैं। अगला देखिए कहता है भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है किस अनुसूची में, तो दल बदल का उल्लेख किस अनुसूची में भाई साहब, 9वीं में है, 10वीं में है, 8वीं में है या 5वीं में है, तो 10वीं में है दल बदल। 10वीं में क्या है, दल बदल। चलिए 5वीं से शुरुआत करते हैं। 5वीं में है अनुसूचित जनजाति का उल्लेख। क्या है, अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है 5वीं अनुसूची में। 8वीं में भाषाओं का है, लैंग्वेज का उल्लेख कहाँ है, 8वीं अनुसूची में। 10वीं में दल बदल हो गया। और 9वीं में कहा गया है कि जो बातें 9वीं अनुसूची में लिखी जाएगी, जो नियम 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा, उस नियम पर न्यायालय में भी चुनौती नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो भी बातें 9वीं अनुसूची में है उस पर न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इस तरीके से आपका 5 हुआ, 4 हुआ। 5वीं में अनुसूचित जनजाति, 8वीं में भाषा, 9वीं में वही बताया जो कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगला क्या कहता है 24 में, मानव शरीर के कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। देखिए ऑक्सीजन रहित मतलब बिना ऑक्सीजन का, तो बिना ऑक्सीजन का ब्लड ले जाएगा तो मात्र एक ही धमनी है, वो है फुफ्फुस धमनी। क्या है, फुफ्फुस धमनी। और एक सिरा भी है जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ले जाती है, अब वो एक सिरा मात्र है, फुफ्फुस सिरा। तो 2 प्रश्न यहाँ से हो गया। चलिए कहता है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ, तो गांधी इरविन समझौता हुआ कब हुआ भाई साहब, तो गांधी इरविन समझौता 1929 में हुआ, 30 में हुआ, 31 में हुआ या 32 में हुआ। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। इसे हम लोग पूना पैक्ट बोलते हैं, सॉरी पूना पैक्ट नहीं, दिल्ली पैक्ट। क्या बोलते हैं, दिल्ली पैक्ट। इसके अगले वर्ष गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे हम लोग पूना पैक्ट बोलते हैं। वो कब हुआ था, 1932 में, पूना पैक्ट। कोई दिक्कत। 1929 में क्या हुआ था, तो चलिए थोड़ा सा विस्तार से इसका जानकारी लेते हैं। गांधी जी सबसे पहले नमक सत्याग्रह का शुरुआत किए थे 12 मार्च 1930 से। क्यों किए थे, नमक टैक्स के खिलाफ। नमक टैक्स के खिलाफ किए थे, इसलिए इसको बोलते हैं नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह का शुरुआत साबरमती आश्रम से किए थे और साबरमती से लेकर दांडी तक पैदल गए, लगभग 24 दिन का यात्रा किया और उन्होंने वहाँ जाकर नमक बनाया। ठीक है, नमक बनाया और उन्होंने दिखाया कि हम नमक खुद बना सकते हैं, इस पर टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, इस तरीके से जब गांधी जी आगे बढ़े तो आंदोलन तेज हो गया और दांडी से ही एक नया आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है, अवज्ञा मतलब अब नहीं मानना, अवज्ञा है ना, जिसका आज्ञा नहीं मानेंगे अवज्ञा होगा। तो अंग्रेज का कानून था कि नमक पे टैक्स देना है और गांधी जी ने अवज्ञा कर दिया उसका, तो इसका नाम हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन।
किसके विरोध में था? कानून नामक कानून के विरोध में ही था। कहाँ से हुआ स्टार्ट? दांडी से। इसे ख़त्म करवाने के लिए इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा आंदोलन बढ़ गया था, बहुत जगह मारपीट हुआ, लाठीचार्ज हुआ पुलिस और नेताओं में, जनता में। तो इसको ख़त्म करवाने के लिए लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, जिसे बोलते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन, नवंबर 1930 में। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसी ने भाग नहीं लिया, तो एक सम्मेलन कोई काम का रहा नहीं। तो फिर बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी थे और इरविन लॉर्ड, उस समय का वायसराय लॉर्ड इरविन था, समझौता हुआ। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। 30 में क्या हुआ था? तो 30 में हुआ था नमक सत्याग्रह, है ना। और 1931 में गांधी इरविन समझौता हो गया, जिसे दिल्ली पैक्ट बोलते हैं। 1932 में पूना पैक्ट हुआ। इस तरीके से आज हमारा 25 क्वेश्चन समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और कहीं कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।